गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर अब फिर से एक बार किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके पहले हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ने लगे थे और उसमें 3 चैप्टर हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद हम लोग फिर से एक बार माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद इंडियन इकोनॉमी में जाएंगे। आज इस चैप्टर में हम लोग, क्योंकि जब इस माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग पढ़ रहे थे तो कई चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मनी एंड बैंकिंग लास्ट चैप्टर था जहां तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके बाद का ये चैप्टर है जिसका नाम क्या है? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये एग्रीगेट डिमांड हम लोग पढ़ाने जाएं उसके पहले हम 2-3 बातें आपको क्लियर कर दे रहे हैं। जो आपने क्लास 11th में एग्रीगेट डिमांड पढ़ा था और जो एग्रीगेट डिमांड यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, इसमें एक बहुत डिफरेंस है। वो डिमांड इंडिविजुअल पीपल्स की बिहेवियर की बात थी और यहाँ पर ये होल इकोनॉमी को कवर करने वाली डिमांड है। दूसरी चीज, वहां पर एक टर्म आया था मार्केट डिमांड, और यहाँ टर्म एग्रीगेट डिमांड। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट जो डिमांड होती है वो तो सिंगल कमोडिटी को कवर करती है और एक पर्टिकुलर मार्केट को ही कवर करती है, वो पूरी कंट्री की मार्केट को कवर नहीं करती। जबकि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? ये होल इकोनॉमी को कवर करती है और ऑल गुड्स को कवर करती है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर गुड्स की बात नहीं होती। तो हम लोग इसको जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीगेट डिमांड है क्या। तो एग्रीगेट डिमांड की एक अच्छी सी डिफिनीशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या? एग्रीगेट डिमांड रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज which all the sectors of an economy are planning to buy at a given of income during a period of one accounting year। यानी एक अकाउंटिंग ईयर में जो उसके पास इनकम थी, उस इनकम से वो जितना भी गुड्स को परचेज करने के लिए विलिंग है, उसको ही हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। तो ये पूरी इकोनॉमी की बात है, इसीलिए इसमें ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हो गया है, क्योंकि सारे के सारे सेक्टर्स के हम लोग ले रहे हैं। सेक्टर्स हम लोग पहले जान लेते हैं कि सेक्टर्स होते क्या हैं। हम लोगों ने जब इकोनॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले सर्कुलर फ्लो पढ़ा था। सर्कुलर फ्लो 2 सेक्टर में था, 3 सेक्टर में था और 4 सेक्टर में। तो कुल मिला के कितने मैक्सिमम सेक्टर होते हैं किसी इकोनॉमी में? 4। पहला सेक्टर वहां पढ़ा था हाउस होल्ड था, दूसरा सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था फर्म था, तीसरा सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था क्या था वहां पर? गवर्नमेंट था, और लास्ट सेक्टर वहां पढ़ा था फॉरेन था, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही चारों सेक्टर्स की मैं बातें यहां कर रहा हूं। जब डिफिनीशन में ये टर्म आया है ना, कि इसके टर्म में आप इसमें देखोगे क्या लिखा है? ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी का मतलब ही हुआ क्या है? 4 सेक्टर। अब वो 4 के 4 सेक्टर आपको हम बता चुके हैं। तो ये सब के सब अगर प्लान करते हैं तो इसको अब हम लोग दूसरी तरह से डिफिनीशन के बाद इसको समझें। इसमें एक टर्म आया है, आप जिसको देखोगे क्या लिखा है? प्लानिंग टू बाय एट गिवन इनकम। तो दूसरी लैंग्वेज में हम लोग एग्रीगेट डिमांड की जगह एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है परचेज करने के लिए जो उसके पास इनकम अवेलेबल है, मतलब वो खर्च करने के लिए क्या है? रेडी है। तो वो एग्रीगेट अपने आप में एक्सपेंडिचर भी यही होता है जो एग्रीगेट डिमांड होता है। तो हम लोग ये एक्सपेंडिचर भी है, हम लोगों ने यहां तक इसको देखा। अब इसके हम लोग आके देखते हैं कंपोनेंट एक्चुअल में होते कौन कौन से। तो फर्स्ट कंपोनेंट इसका होता है प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट के लिए एक टर्म क्या यूज होता है? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जब हम लोग इस एक्सपेंडिचर लेते हैं तो ये डिफिनीशन भी उसी तरह से बिल्कुल होगी। प्राइवेट हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मीन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस होल्ड फॉर कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को खरीदने के लिए हाउस होल्ड जो भी एक्सपेंडिचर करने को रेडी है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको। और ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा लेवल ऑफ डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिस्पोजेबल मतलब खर्च करने योग्य। तो कंज्यूमर जो भी खर्च करना चाह रहा, उसी के बेस से इसको हम लोग कहते हैं। और इसी के लिए एक टर्म आ गया डिस्पोजेबल, जिसको मैंने पहले ही बता दिया। तो इसको दूसरी अगर इसको डिफाइन करें तो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या होता है? डिस्पोजेबल रेफर टू द इनकम फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स विच इज अवेलेबल फॉर हाउस होल्ड फॉर स्पेंडिंग
डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स, या तमाम तरह के गुड्स को परचेज करने के लिए, हम उसको खर्च करने के लिए जो रेडी होते हैं उसी को डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। तो यहाँ पर ये इनकम इसको हो गई। तो ये तो हाउस होल्ड हो गया जिसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। इन लोगों का जो भी होगा, क्योंकि खर्च केवल मैंने पहले बताया कंज्यूमर में होना चाहिए, कंज्यूमर गुड्स में, और इसमें कैपिटल गुड्स में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाउस होल्ड भी अपने एक्सपेंसेस कंज्यूमर गुड्स में भी करता है और कैपिटल गुड्स में। तो यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस है दैट रिलेटेड विद ओनली कंज्यूमर गुड्स, नॉट विद कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड नहीं है। दूसरा टर्म आया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इन्वेस्टमेंट जो एक्सपेंडिचर होता है, अभी मैंने बताया ना था कि हाउस होल्ड का किस में एक्सपेंडिचर हो, कंज्यूमर गुड्स में। अब हाउस होल्ड अगर कैपिटल गुड्स में करता है तो वो इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसको अगर डिफाइन करें तो ये क्या होगा, इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाई प्राइवेट फर्म इन कैपिटल गुड्स। जितना भी एक्सपेंडिचर प्राइवेट फर्म किस में करें, कैपिटल गुड्स में करें, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये किसको इंक्लूड करता है, एडिशन इन स्टॉक को। अगर स्टॉक में कुछ भी हुआ है, जैसे फिजिकल हमारे पास कैपिटल है, उसमें कुछ भी एडिशन हो गया, जैसे हमने इक्विपमेंट खरीद लिए, हमने बिल्डिंग्स बना ली, या हमने इन्वेंट्रीज में चेंज हुई, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। यानी कि हमारा जो कैपिटल स्टॉक है वो अगर बढ़ता जा रहा है, मशीनरी परचेज करने का मतलब क्या है, स्टॉक बढ़ गया, हमारे पास असेट ज़्यादा हो गए। बिल्डिंग्स बना लेने का मतलब क्या हो कि हमने असेट और बढ़ा ली। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या है, पहले माइनस में थी, अब बढ़कर प्लस में हो गई। तो हमारे पास जो भी फिजिकल कैपिटल बढ़ती जाएगी वही हमारी क्या है, इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में उसको आता है। तो इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट जनरली करता कौन है, फर्म। अगर हाउस होल्ड भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है फॉर द कैपिटल फॉर्मेशन, तो वो हमेशा फर्म की कैटेगरी में आ जाता है। फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर इसके हम लोग गवर्नमेंट में जाएं उसके पहले आप इसको ढंग से समझ पाए होंगे कि ये जो एक्सपेंडिचर था हाउस होल्ड ने किस में किया था, कंजम्पशन गुड्स में। ये वो था जो उसने किस में किया था, कैपिटल गुड्स में। तो इन दोनों में हाउस होल्ड फर्म सब कवर हो गए, मतलब दोनों सेक्टर कवर हो गए, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा फर्म सेक्टर। तीसरा है थर्ड जो सेक्टर है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को अगर इसको करेंगे तो ये भी डिफिनीशन वैसी ही डिफिनीशन होगी, इट रेफर टू द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स टू सेटिस्फाई द कॉमन नीड्स ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो कॉमन नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए जो गवर्नमेंट कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में एक्सपेंडिचर करती है उसको हम लोग कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको बोला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी आते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट भी आते हैं, क्योंकि पहले ही देखा डिफिनीशन में कि कैपिटल गुड्स भी हैं एंड कंज्यूमर गुड्स भी हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट कौन से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर करती है, हेल्थ के लिए एक्सपेंडिचर करती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस सर्विसेज के लिए करती है। तो ये सब के सब उसके किस कैटेगरी में आते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जगह। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डिफेंस में खर्च करना, एजुकेशन में खर्च करना, हेल्थ फैसिलिटीज़ में करना। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल फॉर्मेशन में उसका जो खर्च होता है, कैपिटल गुड्स में जो खर्च होता है तो वो इन्वॉल्व करता है, जैसे हाईवे का कंस्ट्रक्शंस कराना, रोड्स का कराना, पावर प्लांट लगाना, या तमाम तरह के ONGC का ऑयल एंड नेचुरल गैस का इस्टेब्लिशमेंट करना, इंस्टीट्यूशंस का फॉर्मेशन करना, तमाम तरह की इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करना। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो किस में आ जाती हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट तो पहले ही जो उसमें चौथा था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड या फॉरेन। तो इसमें क्या आ जाता है कि हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है अदर कंट्री में, और अदर कंट्री से हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये डिफरेंस किसके बीच का है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो मैंने एक्सपोर्ट किया और जो हमने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया, उन दोनों के बीच के
डिफरेंस को ही नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। तो नेट एक्सपोर्ट अगर इसको हम लोग बताने की कोशिश करें तो नेट एक्सपोर्ट क्या, एक्सपोर्ट इंडिकेट द डिमांड फॉर गुड एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री जो भेजा जाता है, जो भी गुड्स जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट बोलते हैं। और इंपोर्ट इसका जस्ट उल्टा होता है कि इट रेफर टू द डिमांड ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री टू डोमेस्टिक टेरिटरी। दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में जब गुड्स आता है तो उसको हम लोग इंपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट क्या हो गया, सेलिंग ऑफ गुड्स इन अदर कंट्री, और इंपोर्ट क्या हो गया, परचेजिंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर कंट्री। हमने दूसरी कंट्री में सेल किया तो एक्सपोर्ट हो गया, दूसरी कंट्री से हमने खरीदा तो इंपोर्ट हो गया। तो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो ऐसे आप देख चुके इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। लेकिन 4 कंपोनेंट का मतलब अभी हम लोगों ने इसको देख लिया है कि क्या हुआ, एडी किसको रिप्रेजेंट करता है, एडी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको रिप्रेजेंट करता है। पहला सेक्टर हाउस होल्ड, दूसरा फर्म, तीसरा गवर्नमेंट, लास्ट वन फॉरेन, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। तो इसको ये कवर करता है। लेकिन हम लोग जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें केवल 2 सेक्टर्स को ही लेना है। मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। कैसी इकोनॉमी होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। मतलब उसमें हाउस होल्ड होता है और उसमें क्या होता है, फर्म होता है। इस इकोनॉमी को यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम लोग इसी के बेस से इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो इसको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड शेड्यूल के द्वारा देखते हैं, किसको, एग्रीगेट डिमांड को। इसमें शेड्यूल बनाने के लिए मैंने पहले ही इसको बना लिया है। तो जब कंट्री हम देख किसको रहे हैं कि जब 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को ख़त्म हुआ, तो जब 31 मार्च को ख़त्म हुआ है साल, तो उसके बीच में हमारी जो इनकम हुई उसको हमने टुकड़ों में बांट लिया है। सबसे पहले माना था कि जब साल की स्टार्टिंग हुई थी तो इनकम कितनी थी कंट्री की, 0 थी। फिर कितनी हो गए, 100 हो गई, चाहे इसके 100 करोड़ हो या 100 कुछ भी इसको बोल सकते हो, 100 लाख करोड़ कुछ भी इसको बोल सकते हो, लेकिन 100 हमने मान लिया। फिर हमने मान लिया 200, फिर हमने मान लिया 300, फिर हमने मान लिया 400, फिर हमने 500, क्योंकि हमने लास्ट में कैलकुलेट किया है, हमने शुरू से नहीं देख रहा हूँ। तो मेरे पास अगर 500 इनकम थी तो हमने उसको 5 टुकड़ों में कर लिया। पहले 100 थी तब क्या हुआ, 200 हुई तब क्या हुआ, 300 हुई तब क्या हुआ, 400 हुई तब क्या हुआ, 500 हुई तब क्या हुआ। तो इसको हम लोगों ने इस टुकड़ों में इसको बांट लिया है। फिर क्या होता है, जो इनकम आती है उसके 2 ही हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं, किसी भी कंट्री का हो, पर्सन का हो। इनकम जब मेरे पास आई, अगर मेरे पास 10,000 रुपये है, 50,000 रुपये इनकम है, तो अगर मेरे पास 50,000 रुपये इनकम है तो मैं क्या करूँगा, 20,000 25,000 कंजम्पशंस में, जो कंजम्पशंस का मतलब परचेजिंग ऑफ डेली नीड्स गुड्स, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और इस तरह के, या डेली एक्सपेंसेज ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ अदर थिंग, तो वो सारी चीज़ें हम लोग खर्च कर देते हैं। दूसरा उसका एक हिस्सा बचा के रखते हैं जिससे कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं। तो 2 तरह के इसके, कंट्री भी क्या करती है, एक इन्वेस्टमेंट वो डेली एक्सपेंसेज में करती है और एक होती है जो फिक्स कैपिटल को फॉर्मेशन। तो अभी हम लोग जो ले रहे हैं फिक्स कैपिटल, मतलब वही होगा जो ऊपर से नीचे तक एक ही होगा, एक बार लगा दिया। जब इनकम 0 थी उस समय जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने किया था। यहाँ पर देखते हैं जब इनकम 0 होती है, चाहे इसको बाई पर्सन देख लो और चाहे इसको कंट्री के सेंस में, तब भी एक क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता ही होता है। एक कंजम्पशन मिनिमम, जैसे आप लोग स्टूडेंट हो, किसी की इनकम नहीं होगी, कुछ लोग, एक आध, हम नहीं एक्सेप्शनल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी की इनकम नहीं होगी लेकिन सबके एक्सपेंडिचर हैं, फूड में एक्सपेंडिचर है, क्लॉथिंग में एक्सपेंडिचर है, खुद की एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर है। तो एक मिनिमम एक्सपेंडिचर हमेशा रहता है। तो मैं 40 मान लेता हूँ, 40 क्या है, एक्सपेंडिचर है। उसी समय गवर्नमेंट को एक मिनिमम एक्सपेंडिचर किस में करना पड़ता है, कंट्री के फॉर्मेशन में, जैसे रोड्स और ये सब बनाने में। तो 20 ये हो गया जिसको फिक्स्ड एसेट कहते हैं। जब 0 इनकम थी तो 40 था, यही जो 40 है इसको ऑटोनॉमस कंजम्पशंस बोलते हैं।
डिफिनीशन क्या हो गई, व्हेन इनकम इज जीरो अवेलेबल कंजम्पशन इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये जो 20 थी, ये 20 क्या होगी, व्हेन इनकम इज जीरो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। तो ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन हुआ, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हुआ। अब इनकम 0 से 100 हुई, कितनी बढ़ गई 100। तो 100 जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमने पहले बताया ना, दो हिस्से कर लेते हैं, एक कंजम्पशंस में और एक एक्सपेंस। दो हमने मान लिया 100 में 80 रुपए किस में चले गए, कंजम्पशंस में। तो 80 ये और 40 पहले के थे, 120 हो गया। फिर 100 बढ़ी तो फिर 80 चले गए, 200 हो गया। फिर 100 बढ़ी तो फिर 80 चला गया, 280 हो गया। फिर 100 बढ़ी तो फिर 80 चला गया, 360 हो गया। अब 440। यहाँ पर कितना कितना बढ़ रहा, 100 100 100 100। यहाँ मैं कितना बढ़ा रहा हूँ, 80 80। और 20 किस में लेके चला जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है एक्चुअल में। तो जो एक बार होगा वही हमेशा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा वही रहता है। व्हेन इनकम इज जीरो अवेलेबल इन्वेस्टमेंट इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, इट नेवर चेंज ड्यू टू चेंज इन इनकम। क्योंकि जो चेंज हो रहा है वो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होगा, ऑटोनॉमस कभी चेंज नहीं होता। तो आपको पता ही एडी क्या होता है, सी प्लस आई। तो कितना हो गया, 60 हो गया, 140 हो गया, 220 हो गया, 300 हो गया, फिर 380 हो गया, और फिर 460 हो गया। इस तरह से ये इसको बनती है और इस तरह से इसकी टेबल को हम लोग बना सकते हैं। टेबल बनाने में क्या ध्यान रखना है, इनकम हमेशा 0 से स्टार्ट होगी और फिर सेम रेशियो में बढ़ेगी। कंजम्पशन जब 0 होगा तब भी कुछ न कुछ कंजम्पशन होगा, फिर उसके बाद इनकम जितनी बढ़ेगी उससे कम कम कंजम्पशन बढ़ता जाएगा। इन्वेस्टमेंट जो होगा वो एक बार जो रहेगा वही पूरे समय रहेगा, क्योंकि ऑटोनॉमस है। फिर सी और आई, मतलब कंजम्पशन सी से इंडिकेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट को आई से करते हैं। तो सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस आई, ये निकल आएगा। इसी को अब हम लोग अगर इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करें, डायग्राम बनाएं इसका, तो डायग्राम बनाने में आप इसको देखेंगे, ये इसका डायग्राम बना रहे हैं। तो डायग्राम में हम लोग इसको अगर इसमें देखें, इसमें बनाना क्या मुझे, सी और आई। तो सी अगर यहां से ले लें, क्योंकि जब 0 इनकम है तब भी कंजम्पशंस है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट बना लेते हैं, आई, ये ऑटोनॉमस, इसको ए बार से ही भी रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर इसके बाद ये कंजम्पशंस हो गया, और उसके बाद सी प्लस आई मतलब एडी। तो एडी जितना ये था उतना ही ये था, और इसका जस्ट डबल क्या हो जाएगा, जो गैप ये है वही, क्योंकि एडी हो गया सी प्लस आई। तो एडी सी प्लस आई क्यों किया, सी तो यहां तक था लेकिन जितना आई था वो उसका हिस्सा ये बढ़ जाएगा। ए इसको ही हम लोग आई बोलते हैं, ए बार को ही हम लोग ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को ही बोलते हैं। तो इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। जब हमने ये डायग्राम में सिंपली हमने कुछ नहीं किया, मैंने देखा कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट सब 20 है, तो मैंने इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर दिया। फिर देखा ये 20 था लेकिन ये 40 से स्टार्ट हुआ था, तो उससे उतनी ऊंचाई से मैंने एक लाइन, और लगातार बढ़ रहा था तो मैंने कर दिया। मैंने देखा कि जो सी और एडी के बीच का डिफरेंस है वो आई के बराबर है, तो जितना आई में गैप था लगभग उतना ही गैप मैंने इसमें लेकर ये बना दिया इसको, तो ये वो बन गया। इसी के बेस से आप अगर इसको देखोगे, अगर इसको मेन पॉइंट के साथ में इसको सम अप करेंगे हम लोग, तो देखते हैं एडी क्या होता है। सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आएगा, एडी इक्वल टू सी प्लस आई। एडी क्या है, सी प्लस आई है, और एडी को लगा, ये क्या होती है कि एडी दोनों को मिलाकर, यानी कि कंजम्पशंस को और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट को मिलाकर बनती है। पहली तो इसकी हेडिंग यही हो जाएगी। दूसरी हो जाएगी पैसिव कंजम्पशंस इवन व्हेन इनकम लेवल इज 0। जब इनकम 0 होता है तब भी क्या होती है, कंजम्पशंस
अवेलेबल होता है, जिसको पैसिव कंजम्पशंस बोलते हैं या ऑटोनॉमस कंजम्पशंस बोलते हैं, और वो मैंने अभी डिस्क्राइब ही कर दिया था आप लोगों को। थर्ड पॉइंट इसमें देखेंगे स्लोप ऑफ कंजम्पशंस कर, तो स्लोप इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। अपवर्ड स्लोप क्यों होती है? व्हेन इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशंस आल्सो इंक्रीजेस। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही कंजम्पशंस भी लगातार क्या होता जा रहा? इंक्रीज होता चला जा रहा। फिर अगला पॉइंट इसको डिस्क्राइब करेंगे तो स्लोप ऑफ ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बिकॉज व्हेन इनकम इंक्रीजेज नो चेंज इन ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, या इन्वेस्टमेंट में कोई चेंजेस नहीं आता है। फिर डिफरेंस बिटवीन AD एंड C, इट इज द डिफरेंस, गैप किसके बराबर होता है? C एंड AD का डिफरेंस जो है इट ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। फिर स्लोप ऑफ AD इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग एंड इट इज आल्सो पैरेलल टू कंजम्पशंस के पैरेलल जाती है। तो ये एग्रीगेट डिमांड था। क्या था? एग्रीगेट डिमांड। तो आज हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड कंपोनेंट को पढ़ा, और इसके बाद हम लोग एग्रीगेट सप्लाई पे आएंगे। तो आज ये टॉपिक था। ओके, थैंक यू।